हेलो, मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मेरी माँ का नाम मिसेस बलजीत कौर है। पिता का नाम सरदार कुलदीप सिंह है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी 2019 में फ़िज़िक्स ऑनर्स में कर रखी है। मैंने हाल ही में कराई गई यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022 में 103वीं रैंक हासिल करी है। यह मेरा दूसरा प्रयास था। यह एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा हर साल कराया जाता है। इस एग्ज़ाम की काफ़ी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है जिसमें हम लोगों को रिटन पार्ट पास करना पड़ता है। उस रिटन पार्ट में दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर 250 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का होता है। इन दो स्टेजों को पार करने के बाद आपको एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 150 मार्क्स का होता है। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसका यूपीएससी रिजल्ट पब्लिश करता है। इस वीडियो के द्वारा मैं दो चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ। पहली, जहाँ पे मैक्सिमम एलिमिनेशन हो रहा है बच्चों का, दैट इज़ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और दूसरी, जहाँ पे मैंने 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करा है, तो मैं इस वीडियो के द्वारा इंटरव्यू पर फोकस करना चाहूँगा। पहली स्टेज जो कि मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। बहुत सारे बच्चे हर साल रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, अराउंड 1400 जिस सीट्स के हिसाब से। लेकिन जो मैक्सिमम एलिमिनेशन हो जाता है वो इसी लेवल पे हो जाता है, जहाँ पे बच्चे फेज टू क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसका रीज़न ये नहीं होता है कि ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है या मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है बहुत टफ है। उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं। बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे बॉयज़ को 100 मीटर, 800 मीटर लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट करना पड़ता है। गर्ल्स को सिर्फ 100 मीटर, 800 मीटर और लॉन्ग जंप करनी पड़ती है। ये सारे इवेंट अगर देखा जाए 100 मीटर 16 सेकंड्स में, 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड्स में, लॉन्ग जंप अराउंड 12 फीट और शॉर्ट पुट अराउंड 4 मीटर्स, तो ये सब इतने टफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि ये हमको एक साथ ही करने पड़ते हैं, उसी दिन करने पड़ते हैं। उसके लिए हम लोग को रिकॉर्ड स्टैमिना चाहिए होता है, जो कि अगर हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस ना करें तो नहीं हो पाता है। तो जैसे यूपीएससी ने अभी सीएपीएफ 2023 का एग्ज़ाम करवाया है, और जो बच्चे अपना नाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न रिजल्ट के बाद में, उनको अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना आप उतनी प्रैक्टिस से जा नहीं पाएंगे और आपका एलिमिनेशन हो सकता है। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप मेहनत करके 1400 बच्चों या 1500 बच्चों में आ रहे हैं, 2-2.5 लाख बच्चों में से, तो वहाँ पे एलिमिनेट होना अच्छी बात नहीं होता है। तो और इस टेस्ट के बाद में जो एक और टेस्ट होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका वेट वगैरह या और भी मेडिकल और चीज़ चेक की जाती है। लेकिन पहले मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का रिव्यू भी मिल जाता था, जो कि 1.5-2 महीने का होता था। लेकिन अब यूपीएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर जो टेस्ट रिव्यू होता है वो अगले दिन ही मिलता है। तो लास्ट ईयर मेरे साथ बहुत सारे दोस्त इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं पास कर पाए, या उनका वेट एक्स्ट्रा था, वेट कम था, या थोड़े और इशू थे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको वो सब चीज़ें भी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी हाइट वेट चार्ट चेक करना चाहिए। अगर आपका वेट कम है या आपका वेट ज़्यादा है तो आपको अभी से एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर आपको जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सिर्फ 1-1.5 महीना मिलेगा, जो कि बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए उस चीज़ को क्वालिफाई करना, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को क्वालिफाई करना, वेट लॉस करना। मैंने खुद अपना वेट अराउंड 9 kg कम किया था 20 से 22 दिन में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया था क्योंकि मैंने पहले सीरियसली नहीं लिया था। तो जो गलती मैंने करी, मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप ना करें। अगर आप अभी अंडर वेट है तो आप मेक श्योर करें कि आप अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करें। अगर आप ओवर वेट है, आप तब भी अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो करें, रनिंग पे जाएं, प्रैक्टिस करें, सारे चीज़ें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की करने और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की कोशिश करें। और इसके लिए मैं एक और चीज़ कहूँगा कि अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर इवेंट को अलग अलग करिए एक पॉइंट के बाद, लेकिन कुछ दिन पहले आप सारे इवेंट को एक साथ करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वहाँ जाकर सारे इवेंट एक साथ ही करने हैं। और ये मैं सही कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि सारे इवेंट को एक साथ करना। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि आपको 100 मीटर करना है, आपको 800 मीटर करना है, वो आप कर लोगे, लेकिन चैलेंज वही आएगा कि क्या आप सारे इवेंट्स एक साथ कर पाओगे। तो ये रहा मेरी स्ट्रेटजी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। अब जो मेरा मेन फोकस है वो इंटरव्यू पे होगा। मेरा दोनों बार इंटरव्यू में स्कोर अच्छा था, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क करी है वो आप देख लीजिएगा अगर आपके लिए वर्क करेगी। जैसे कहा जाता है कि इंटरव्यू इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, नॉट ऑफ योर नॉलेज।
तो जो पर्सनैलिटी होती है वो आपकी कंसिस्टेंट रहेगी। मतलब अगर आप चेंज करने की कोशिश करें सिर्फ इंटरव्यू में, वो नहीं कर पाएंगे। जो आपका ट्रू सेल्फ होता है वो वहाँ पे बाहर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो काफ़ी सीनियर लोग बैठे होते हैं। आप कुछ पॉइंट तक कंट्रोल कर सकते हैं कि आप फेक करने की कोशिश करें, जो आप हैं वो ना हो उसको शो करने की कोशिश करें, बट उसके बाद आप अपना ट्रू सेल्फ बाहर निकाल ही देंगे। तो आपकी अगर कोई इशू है आपकी पर्सनैलिटी में, वो आप अभी से वर्क करना कर सकते हैं। और रही बात इंटरव्यू की, मैं इसको 4 भागों में बांटूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफ की, कि डेफ कैसे फिल करना है, उसके बाद उस पर रिसर्च कैसे करनी है, या और भी चीज़ें डेफ से रिलेटेड। दूसरी बार हम लोग फोकस करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन का। तीसरी जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट की, कि मतलब मॉक इंटरव्यूज कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, उनसे क्या सीखना है और क्या क्या आगे उनसे सीख के करना है। और चौथी जो हम लोग बात करेंगे वो डी डे की, और फिर मैं थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफ के साथ। डेफ में क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी में डेफ में वर्ड्स भर देते हैं और उसके बाद उसको रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आपको आपका डेफ भरने के लिए कहा जाए तो आप अपना रिसर्च वर्क तभी करें, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आपने किसी टॉपर का डेफ कहीं से मिल जाए, या उनका कहीं पे इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू देख लिया, जैसे कॉइन कलेक्शन वाली हॉबी आपने अपने में भी लिख दी, लेकिन फिर आपने जब उसको प्रिपरेशन करने की कोशिश करी, फिर आपको पता लगा कि वो आपका इंटरेस्ट ही नहीं था, वो तो आपने बस लिख दिया था, वो बाद में इशू हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप अपना डेफ भर रहे हैं, खासकर ये हॉबीज वाला कॉर्नर, ये इंटरेस्ट वाला कॉर्नर या अवार्ड्स वाला कॉर्नर, तो मेक श्योर करें आप वही चीज़ें भरें जिसपे आपको पढ़ने में भी मजा आए, ठीक है। और यूनिक चीज़ें भी भर सकते हैं। उसके लिए आपको डेफ भरने में कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अभी डेफ आएगा, आप अपना टाइम लीजिए, 10 दिन लीजिए, जो भी टाइम होता है मिनिमम मैक्सिमम, उसको लीजिए और उसको भरिए, और बिल्कुल सोच समझ के भरिए, क्योंकि वही चीज़ होगी जो सबसे पहले इंटरव्यू बोर्ड आपका देखेगा कि इस बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पे है और इस बच्चे ने क्या क्या किया है, या अपने कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, वो सब चीज़ें वो वहीं से देखते हैं। तो मेरा मानना यही है कि डेफ को कभी भी जल्दबाजी से ना भरें। अब जैसे डेफ में छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी माइन्यूट चीज़ें होती है जिस पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी हम लोग अपना जीमेल अकाउंट यूपीएससी एग्जाम के लिए भरते हैं, वो डेफ में सबसे ऊपर साइड में प्रिंटेड होता है। तो अगर उसमें कोई नंबर है, कुछ भी चीज़ है ऐसी जो सिग्निफाई करती है कुछ, उसके बारे में आप जरूर देख लें। कभी कभी पहला क्वेश्चन ही आपका वहीं से आ जाता है कि आपका इस जीमेल में आपका ये नंबर क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। जो दूसरी चीज़ से क्वेश्चन आते हैं जो आपसे पूछी जाती है, वो कि आपकी प्लेस, कि आप कहाँ से हो। मतलब वो जब डेफ देखते हैं तो देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं लखीमपुर से था, तो मेरे से वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आपकी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में इस समय क्या क्या चल रहा है, या मतलब क्या होना चाहिए अलग, और क्या चीज़ें हो सकती है, क्या किसका सिग्निफिकेंस था। तो आपकी प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप रह रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। सिमिलरली वैसे ही आपकी स्टेट भी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से था, तो मेरा उस स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आए। तो अगर बात की जाए कि हमें स्टेट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, स्टेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तो हम नॉर्मल न्यूज़पेपर फॉलो करते ही करते हैं, जैसे द हिंदू हो गया, ये सब हो गया। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसे सारे मेजर इश्यूज जो आपकी स्टेट में चल रहे हैं पिछले 5-6 सालों से, जो कि बहुत मेजर है, जो कि एक नॉन स्टेट मेंबर भी जैसे कोई दूसरी स्टेट से वो जानता है। जैसे यूपी के लिए बात करें तो वुमेन इश्यूज हो गए, या क्राइम एंड लॉ हो गया, क्राइम एंड ऑर्डर हो गया, ये सब चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, क्राइम इश्यूज हो गए, ये सब चीज़ें जो कि एक नॉन मेंबर होगा उससे भी पता होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, आप सिंपल सर्च करिए यूपी मेजर इश्यूज, ठीक है। यूपी मेजर इशू रिलेटेड टू 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, यूपी फ्रॉम बीमारू स्टेट टू अ गुड स्टेट, ऐसे ऐसे करके गूगल करिए, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। सिमिलरली आप विकीपीडिया को भी ऐसे सर्च करिए कि जो भी आपको मेजर इशू जो आपने कहीं सुना हो, या कहीं आपने टॉपर्स के मॉक इंटरव्यू में सुना हो, आप उसको उतारिए, उसको गूगल करिए, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अभी भी पूछे जा रहे हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, यूपी का नेम चेंज, ऐसे ही दूसरी स्टेट में भी, मध्य प्रदेश हो गया या हरियाणा हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हरियाणा वुमेन पोजीशन, तो ये सारे क्वेश्चन अभी भी वैसे ही पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपने इंटरव्यू की स्ट्रेटजी सिंपल बनानी है, ये सारी चीज़ें कवर करनी है कि ये अपने स्टेट को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। मेरे कई सारे दोस्तों का, मेरा खुद का इंटरव्यू कभी कभी ऐसा हुआ कि सिंपल बस आपकी लोकेशन, आप जहाँ से हो रेजिडेंस लेते हो, और आपकी स्टेट पर ही चला गया बहुत सारा इंटरव्यू, क्योंकि वो लोग देखना चाहते हैं कि आप कितना अवेयर हो अपनी रेजिडेंस लोकेशन को लेकर, अपनी स्टेट को लेकर। नेशनल पर तो वो बाद में आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से होते हैं, मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चन। तो ये आप कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मान लो आप किसी सिटी से हो,
तो अगर उस सिटी का आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर रहे हो उतना नहीं आ रहा है तो आप दूसरे न्यूज़ पेपर फॉलो कर सकते हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, और उस सिटी का जो भी न्यूज़ में है उस रिलेटेड टू दैट सिटी, फॉर एग्जांपल भोपाल से हैं आप तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया भोपाल वाला फॉलो करिए, और जो भी वो 2 पेजेस का भोपाल से रिलेटेड आ रहा है आप उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते रहिए 1 महीना तक, और वो आपको लास्ट में जाकर हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़कर आया है अपनी स्टेट और अपनी डिस्ट्रिक्ट इन सब के बारे में, और ये जो चीज़ है बहुत ही इग्नोर की जाती है बच्चों के द्वारा, और ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग। तो मैं कहूँगा आप इन 2 चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। अब आगे आते हैं जो कि हम लोग बात करेंगे अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स या स्कूल्स के बारे में जो हम लोग भरते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन जहाँ से आपने कर रखा है उस कॉलेज में किसी हिस्टोरियन, जैसे भगत सिंह कॉलेज हो गया या सेंट स्टीफेंस कॉलेज हो गया, तो आप उन भगत सिंह सर के बारे में जो भी है उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भले उससे क्वेश्चन जो आज भी पूछे जा रहे हैं वो बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो टॉपर से आज से 5 साल पहले फिजिक्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो आज भी पूछे जा रहे हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि आपके पास जो भी आपको, जैसे नेक्स्ट IAS की पुरानी PDF पड़ी होगी कहीं पे नेट पे, उस पर उन्होंने सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छे से दे रखा है, तो आप उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन को हैंडल कर लीजिए, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी कम ही, मतलब उस सब्जेक्ट के, जैसे कोई सर है मान लो उसका कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा हुआ है, तो बहुत ही कॉमन चीज़ें पूछेंगे उस सब्जेक्ट के बारे में जो कि आप आंसर कर सकते हैं आसानी से, अगर आपने वो पुराने क्वेश्चन ढंग से कर रखे हो। जरूरी नहीं है कि आपको सारी बुक्स खोलनी है अपने ग्रेजुएशन की उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन जो मेजर इशूज है, जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ तो उसमें आपने क्वांटम मैकेनिक्स का इशू चल रहा है, आप उसे पढ़ लीजिए। आप आइंस्टाइन थ्योरी, स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी पढ़ लीजिए। ऐसे मैथ्स में आप कुछ जो अच्छे मैथमेटिशियन रहे उनको कॉन्ट्रीब्यूशन रामानुजन सर, इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री में जो भी इशूज हैं इस समय वो सब पढ़ सकते हैं जो मेजर है। तो ऐसे करके आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि यार मैंने तो 4 साल से ग्रेजुएशन ही नहीं पढ़ रखा है तो मैं कैसे करूँ, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आप बस ट्राई करिए कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 15-20 जो भी पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में आप उसको कवर कर ले जाएं और मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर नहीं भी आ रहा है, जैसे आपसे बहुत सिली चीज़ पूछ ली गई आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप नहीं बता पा रहे, तो आप सिंपली सॉरी सर बोल के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए कि वो सॉरी गिल्ट में ना कन्वर्ट हो आपके इंटरव्यू में भी, क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चे ने 4-5 साल हो गया है ये टच में नहीं है उस कोर्स के, उसके बाद इसकी अलग लाइफ, अलग प्रिपरेशन जर्नी चल रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको सब आना चाहिए। इवन फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे फिजिक्स में कुछ सिंपल चीज़ पूछ ली गई जो एक 12th क्लास के बच्चे को पता होनी चाहिए, अगर आप वहाँ पे नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, इसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपको उसका आपने गिल्ड ले लिया और दूसरे क्वेश्चंस पे आंसर मतलब प्रभावित आने दिया तो नुकसान हो सकता है। तो ये हो गया ग्रेजुएशन। और कई बच्चों का मैंने देखा है बहुत ही यूनिक ग्रेजुएशन होता है, तो मेक श्योर करें कि वो उस ग्रेजुएशन का बहुत ही सीरियसली ले और उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करके जाएं, क्योंकि वो एग्जाम जो इंटरव्यू होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ यूनिक है, जहाँ उनको कोई यूनिक चीज़ मिली तो उस पर फोकस करने लग जाएंगे। तो ऐसा भी हो जाएगा कि अगर आपने कोई यूनिक जगह से ग्रेजुएशन कर रखा है तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू पूरा उसी टाइम पे चला जाए। एक बोर्ड ने कुछ मेंबर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, दूसरा बोर्ड मेंबर कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा पूछेगा, चौथा पूछेगा, तो वो सब उसी पे चलता रहेगा। तो जो यूनिक वाले हैं वो स्पेशल फोकस करें यूनिकनेस ऑफ द जो भी उनकी ग्रेजुएशन है। तो ये हो गया आपकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हॉबीज के बारे में जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि आपको दूसरे की हॉबीज देख के नहीं बननी है, आपको खुद की हॉबीज सोच के बननी है। आपको खुद अपना, अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो हॉबी बिल्डिंग भी की जा सकती है। आपके पास अभी भी टाइम है, जैसे अभी एग्जाम हुआ ही है, एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, इंटरव्यू होगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई में, तो आप अपनी खुद की हॉबी बिल्ड भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी हॉबी नई बना सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और उसको जैसे मेरे कई दोस्तों ने नई नई हॉबीज़ लिखी। एक मेरा दोस्त था पुष्कर यादव, उसने सोशलाइजिंग हॉबी लिख दिया, बिल्डिंग सोशल स्किल्स हॉबी लिख दिया, किसी ने कैंडल मेकिंग हॉबी लिख दिया। तो यूनिक चीज़ें, ये सब जो पुरानी चीज़ें से जो चली आ रही है, कॉइन कलेक्शन, आप टॉपर्स को देख के ये वो इंटरव्यू जानते हैं कि कहीं ना कहीं से शायद कॉपी कर ली हो। तो आप मेक श्योर करिए कि आप बैठे हैं, उस पर रिसर्च करें, काम करें, बहुत टाइम दे, चीज़ को डैब भरने को टाइम दे, क्योंकि हम लोगों की जो गलती सुधारनी पड़ेगी कि हम लोग डैब भरने के बाद स्टार्ट करते हैं रिसर्च करना, लेकिन हमको ये मेक श्योर करेंगे अब हम लोग डैब पहले भरना स्टार्ट कर दें, रिसर्च करना बाद में करें। तो ये आपका हॉबी वाला पार्ट हो गया। और कई लोग पूछते हैं कि मेरे को कितने अवार्ड्स मिले हैं, कितना उसमें भरना है, क्या भरना है। आप भरिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप भरिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर 10 अवार्ड्स मिले हैं आप सोच रहे हैं कि मतलब मैं कितना मतलब एक लिमिट होती है उस पर, और आप उसमें से आप देख लीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपको लगे कि हाँ मेरी ये पर्सनालिटी का अच्छा एस्पेक्ट दिखाते हैं। जैसे CAPF एग्जामिनेशन की बात करें तो अगर आपने उसमें कोई स्पोर्ट्स इवेंट कर रखा है, जैसे आप टाइकांडो में थे
तो आप मेक श्योर करिए उसमें लिखिए, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट दिखेगा कि हाँ स्ट्रेंथ वाला पार्ट दिखेगा कि हाँ इस बच्चे ने बचपन से ही ये इस एजाइल रहा है, मतलब एजाइल रहा है, उस पर फोकस करता रहा है टाइकोंडो वगैरह स्पोर्ट्स गेम पे, तो आप लिखिए। ऐसे ही कोई स्कूल में अवार्ड मिला आपको, तो ये हो जाता है कि कभी कभी हम लोग सोचते रहते हैं कि स्कूल के अवार्ड्स पे फोकस करें या कॉलेज के अवार्ड्स में फोकस करें। स्कूल अवार्ड्स और कॉलेज अवार्ड्स में हम लोगों को बहुत ही बैलेंस बना कर रखना चाहिए, और जो आपको अच्छा लगे आप अपने मेंटर से कंसल्ट कर सकते हो कि आपको क्या, जो आपकी पर्सनैलिटी का अच्छा एस्पेक्ट दिखा है आप उनको लिख सकते हो, और एक लिमिट तक ही मतलब आप दोनों चीज़ों को बैलेंस दिखा के लिख सकते हो। अपने अवार्ड्स को भी ऐसे जैसे आपने कोई एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी करी है, कोई एनजीओ वर्क किया है, ये सब आप लिखिए। और लेकिन एक चीज़ और है कि उसको लिखने के बाद आप सिर्फ लिख मत दीजिए, आपको ये पता होना चाहिए अगर आप वो आपके वर्ड उस डेप में यूज हो गया तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे मैंने विरसा के बारे में लिखा था, तो मैंने विरसा सोसाइटी के बारे में लिखा था, तो मैंने उस बैठ पे उस पर रिसर्च करी कि विरसा के बारे में क्या क्या मेरे से पूछा जा सकता है। लिटरेसी के बारे में लिखा था, तो ऐसा नहीं कि अगर मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन करी है पंजाबी लिटरेसी सोसाइटी जैसे, तो मैंने लिख दिया नाम और वहाँ पे मेरे से लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछने लग गए, तो मैं ये नहीं कह सकता कि सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। जब मैंने उस डेफ में वर्ड छोड़ दिया है लिटरेसी का, तो मेरे को मेक श्योर करना है कि मेरे को पंजाबी लिटरेचर के बारे में पढ़ना पड़े। तो ये तो चीज़ होगी कि आपको नॉलेज यहाँ पे डैफ पे कभी भी ब्लफ नहीं करना है, डैफ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी चीज़ अगर डैफ में कोई भी कीवर्ड्स है उस पर प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर आप अपने नोट्स बनाइए 2-2 पन्नों के 3-3 पन्नों के, कोई भी कीवर्ड आपको लग रहा है जिससे आपको लग रहा है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आपने एनजीओ में काम करा है, वो एनजीओ प्लास्टिक रिमूवल में काम करती है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप सब कुछ उससे रिलेटेड पढ़ लें, गवर्नमेंट के स्टेप्स पढ़ लें, क्या क्या चल रहा है प्लास्टिक में इस समय, वर्ल्ड के इश्यूज पढ़ लें, इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ रहे हैं, तो आप उससे एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके क्वेश्चन बनाते सकते हैं कि मतलब आप पहले स्टेज पे आए, उससे आगे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं, उससे आगे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करिए, जिसमें आप मतलब जैसे आप रिटर्न की करते हैं सिमिलर लाइंस पे करिए, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी स्कोरिंग हो चुका है। इंटरव्यू आपकी रैंक डिसाइड कर रहा है, इंटरव्यू आपका सिलेक्शन डिसाइड कर रहा है। तो आप इंटरव्यू को अभी से जैसे हर डैप के कीवर्ड पे 3-3, 4-4 पॉइंट्स बनाते रहिए, 3-3, 4-4 पॉइंट्स बनाते रहिए। ऐसे जब आपका इंटरव्यू आएगा आपके पास एक प्रॉपर बुकलेट टाइप की होगी और आपका बहुत ही अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा। ये डैफ वाला पार्ट हो गया। अब करंट अफेयर वाले पार्ट पे आते हैं। करंट अफेयर वाले पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। मैं द हिंदू पढ़ता था और मैं यूट्यूब से वीडियोज भी देखता था। जैसे कई करंट अफेयर इश्यूज होते हैं न्यूज़ में जो आते हैं, वो न्यूज़पेपर में काफ़ी स्कैटर्ड होते हैं कि आज थोड़ा सा आ गया, आज थोड़ा सा आ गया, कल थोड़ा सा आ गया। तो ऐसा कभी कभी आप अपना व्यू पॉइंट नहीं बना सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे स्टडी चैनल्स है, जैसे स्टडी IQ का हो गया, सर बनाते हैं आदर्श गुप्ता सर, और भी सर हैं काफ़ी सारे हैं जो कि वीडियोज़ बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं यूट्यूब पे, और वो लोग काफ़ी वर्क करके आ रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं, आप पेन कॉपी उठा सकते हैं, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा। आपको खुद की रिसर्च कम करनी पड़ेगी, आपका टाइम भी बचेगा। तो इस हिसाब से आप करंट अफेयर्स में कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, और एक गलती जो मेरे से हो गई थी दूसरे इंटरव्यू में, वो ये थी कि जैसे कि मैंने उस दिन का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, और मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में था, उस दिन दोपहर मॉर्निंग शेड्यूल में सबसे लास्ट में था। तो क्या हुआ कि जब तक मेरा इंटरव्यू आया, तब तक उन बोर्ड मेंबर सब ने उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ रखा था। तो उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जो कि मैं उसमें आंसर नहीं दे पाया था। तो मैं ये भी कहूँगा कि जिस दिन का आपका इंटरव्यू है उस दिन का भी न्यूज़पेपर आप इग्नोर मत करिए। मेक श्योर करिए अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो भी आप वो 9 o'clock जब आपकी एंट्री होगी उससे पहले उस दिन का इंटरव्यू न्यूज़पेपर आप पढ़ के जाइए, जो कि आपके कभी कभी उसी से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो आपने इतनी मेहनत करी होगी पिछले 1.5-2 महीने में वो आप शो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने उस दिन का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए। अब मैं बात करना चाहूँगा मॉक इंटरव्यूज़ की। मॉक इंटरव्यूज बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना डैप भर के दे दिया, ठीक है, और हम लोग एक लिमिट तक जान सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम लोगों से। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे, तो अगर हम लोग मॉक इंटरव्यूज ना दे तो हम लोग उस लिमिट के आगे नहीं जा सकते हैं। तो जब हम लोग अपना मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं हमको पता लगता है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने भंगड़ा भरा था, तो मतलब मेरे को नहीं पता था कि मेरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासिकल डांसेस कैसे, मतलब कोई भी डांस क्लासिकल डांस कैसे कहा जा सकता है। तो मैं मॉक इंटरव्यू देने गया, मेरे से पूछा गया कि फॉक डांसेस से क्लासिकल डांस से कैसे, मतलब कैसे डांस कोई क्लासिकल डांस बनता है। तो ये सब चीज़ें पूछ ली गई। तो ये मॉक इंटरव्यू देने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है डैफ से रिलेटेड, कि आप जो क्वेश्चन आप नहीं सोच पा रहे हो आपसे वो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन आप घर आके फिर पढ़ते हो और आपकी रियल इंटरव्यू में वही पूछा जाता है। तो कभी भी मॉक इंटरव्यू देने से शर्माए ना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू दिए। जहाँ पे मॉक इंटरव्यू मिले फ्री में या पैसे लगा के भी, जितने भी, एक मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी, जितने भी मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं उतने मॉक इंटरव्यू देने की कोशिश करें, क्योंकि मॉक इंटरव्यू से आपको अपनी गलतियां भी पता लगती है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और रिव्यू भी बहुत अच्छे देते हैं सब लोग। जैसे आपको
स्टार्टिंग में जैसे मेरा क्या था, मैं बहुत ही प्रॉम्प्टिव रहा हूँ हमेशा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं वैसे ही आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मॉक इंटरव्यूज दे देकर मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा कम करा, बीच में टाइम लेने का स्टार्ट करा कि 1-2 सेकंड का टाइम, और भी गलतियाँ जैसे आप कर देते हो जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में हम लोगों की आदत होती है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग उसको इंटरफेयर कर देते हैं या थोड़ा सा एरोगेंट दिखा देते हैं कि नहीं मेरे को सब कुछ आता है। तो ये सब चीज़ें आपकी मॉक इंटरव्यूज में सुधर जाती हैं कि आपको शांत रहना है, आपको क्वेश्चन सुनने हैं, आपको क्वेश्चन सुनने के बाद टाइम लेना है, फिर आंसर करना है और आपको टू द पॉइंट्स आंसर देने हैं। जब हम लोग नए कोई भी आप देखिएगा पहला मॉक इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछा जाएगा और आप आंसर कोई और देंगे। ऐसा होता है पहले मॉक इंटरव्यू में, ऐसा होगा जरूर, और आप बहुत सारा आंसर देंगे, बहुत बड़े बड़े आंसर देंगे, आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, लेकिन आपको बाद में रियलाइज होगा कि आपको कैसे टू द पॉइंट आंसर देने हैं। और ये पहले मॉक इंटरव्यू के बाद नहीं आएगा, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जैसे हम लोग मैंने 2021 में भी कम से कम 10-11 मॉक्स दिए थे, 2022 में भी मैंने 10-11 मॉक्स दिए थे। मैं बताऊंगा कि मैंने मॉक्स कहाँ दिए थे। और ये बहुत ही जरूरी होता है कि आप मॉक्स इंटरव्यू देते रहें और उससे सीखे भी, मतलब जो भी उन लोगों का रिव्यू है उसको बहुत ही ढंग से करें घर आकर। उन्होंने कोई भी पॉइंट अगर आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता दिया है, कोई भी एस्पेक्ट बताया है जो आपको बहुत ही, आपको हम्बल रहना है, आपको उनकी रिक्वेस्ट, मतलब उनका जो भी पॉइंट उसको बहुत ही हम्बली एक्सेप्ट करना है कि हाँ शायद ये मेरी पर्सनालिटी में है इशू, आप उसको सुधारने की कोशिश करें। एरोगेंट बिल्कुल मत बने कि अगर मेरे को तो सब आता है या ये जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है जो लोग मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू को जितना आप ज़्यादा देंगे उतना ही सही रहेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज द डी डे। आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप जितनी मर्जी इंटरव्यू की तैयारी कर लो, अगर उस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस दिन आप काम नहीं है, उस दिन आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो आपका वो प्रिपरेशन नहीं दिखेगी। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, प्रिपरेशन अपनी स्टेज है, लेकिन आप उस दिन कैसा परफॉर्म करते हो, बोर्ड मेंबर्स के सामने कैसे रहते हो, क्या बोलते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें जो मैटर करती हैं। पहली चीज़, आप जितनी मर्जी मेहनत करके जाए, भले आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाए इंटरव्यू में या कम मेहनत करके जाएं, लेकिन जिस दिन आपको जाना है उस दिन आपको अपने आप को ऐसे समझाना है कि यस मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, मैं इस स्टेज के लिए फुली कैपेबल हूँ। तो अगर मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मेरे को नहीं आते हैं, तो उसको मेरे को गिल्ट में नहीं जाना है उस इंटरव्यू में, मेरे को बस एक्सेप्ट करना है कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस। जैसे मेरे खुद के इंटरव्यू में पहले 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं नहीं आंसर कर पाया था, लेकिन मैं सच बताऊं जब मेरे से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उसको इतना प्यारा आंसर करा कि उनको आंसर इतना अच्छा लगा, उन्होंने उससे और क्वेश्चन, उसके और पॉइंट बताए कि फॉर एग्जांपल कि मेरे से पूछा गया था यूनिक चीज़ें बताओ जो आपने हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव रहकर करी हो। तो जब मैंने इसको आंसर दिया तो उनका और मन सुनने का हुआ, तो उनको मतलब अच्छा लगा होगा कि बच्चे को 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के नहीं आए, लेकिन उसने तीसरा आंसर ऐसे दिया जैसे उसको लगा ही नहीं, ऐसा पता भी नहीं कि उसने 2 आंसर दिए या नहीं दिए। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन ये चीज़ आएगी कैसे? ये चीज़ ऐसे आएगी कि आपको खुद रियलाइज कराना पड़ेगा खुद को डेली कि हाँ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं फुली कैपेबल हूँ एक ऑफिसर बनने के, मैं फुली कैपेबल हूँ अच्छा करने का, मैं फुली कैपेबल हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज़ को। तो अगर आप थोड़ा सा भी अंडर कॉन्फिडेंस हुए तो आप मेक श्योर आपसे गलतियाँ होंगी ही होंगी, फिर आपसे गिल्ट ट्रिप्स होंगी ही होंगी, आप वहाँ पे गलत परफॉर्म करोगे, आप अच्छे आंसर्स नहीं दे पाओगे। तो ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं आ जाएंगी कि आप सोचेंगे कि मैं बस इंटरव्यू वाले दिन अपने आप से आकर कह दूंगा कि मैं आज कॉन्फिडेंस रहूँगा, मैं अच्छा करूँगा, मैं डिजर्व करता हूँ। नहीं, अगर ये आपने अपने दिमाग को नहीं समझा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, मतलब 2 और 3 मंथ्स, आप 2 जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको अपने आप को यही कहना है कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। तभी जाकर अगर आपसे मेन इंटरव्यू में कोई गलती भी होगी तो आप उसको एक्सेप्ट भी कर पाओगे। जैसे कोई आपसे आंसर गलत हो गया है तो उसको भी आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आपने कोई गलत चीज़ बोल दी, उन्होंने कुछ पूछा है तो आपसे 1 सेकंड के लिए कुछ गलत निकल गया, ठीक है, तो अगर उसको बिल्कुल भी आप डिफेंड मत करिए। गलत निकल गया तो आप उसी में बोलिए सॉरी सर, आई डिडंट मीन दिस, मेरा मतलब ये था, ठीक है। तो आप उससे क्या होगा कि उनको एग्जामिनर को लगेगा ठीक है ये सब उसको गलती से हो जाती है, हम लोग एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन ओनली। तो डोंट प्रिटेंड टू बी समवन विच यू आर नॉट। मेरे साथ ऐसा है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही दिखाता हूँ, उनको अच्छा भी लगता है, उनको बिल्कुल परफेक्ट नहीं चाहिए, उनको वो परफेक्ट बना देंगे ट्रेनिंग में। आपकी ट्रेनिंग होगी उसमें आप लोगों को परफेक्ट बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अपना कुछ फेक करने की कोशिश करोगे उनके सामने, वो पता कर लेंगे। अगर आप दिखाने की कोशिश करोगे कि आपको सब कुछ आता है, मतलब आप तो ज्ञानी हो, मतलब आपने बहुत मेहनत कर रखी है, वो सही है, लेकिन आप ऐसे फेक करने की कोशिश मत करिएगा। आप बीटी मीटिंग जो उनको सिर्फ बटर करने की कोशिश मत करिएगा कि हाँ ठीक है सर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। सर ये कट कर दीजिए, ये लाइन गलत बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये मैं बता दूंगा यहाँ से कट, मतलब फेक करने के बाद जो लाइन बोली वो कट कर दीजिए। फेक करने की कोशिश मत करिएगा, जो आप हैं बस वही दिखाने की कोशिश करिएगा। उनको भी लगता है कि मतलब जेन्युइन वो बंदे समझ जाते हैं। और सच बोलिए, बी वेरी ऑनेस्ट इन इंटरव्यू। जैसे मेरे से पूछा गया था आपने CDS क्यों नहीं दिया, और CDS क्यों नहीं दिया, NDA क्यों नहीं दिया, आप यूनिफॉर्म फोर्सेस में आना चाहते हो तो एग्जाम क्यों नहीं दिए। मैंने ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे पास तब करेज नहीं थी, तब मैं बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक्स में था
और मेरे पास करेज नहीं थी, तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन मैं उनको सेटिस्फाई कर दिया था। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप ऐसा पॉइंट ले लो कि मेरे पास करेज नहीं थी, और करेज वाले आप प्रिपरेशन में जा रहे हो, इंटरव्यू में जा रहे हो। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात की मैं बहुत ही ऑनेस्ट रहता था, जो भी चीज़ें सच बोलो। आपको पता है कि आपने कोई भी लाइफ में डिसीजन लिया हो या कुछ लिया हो, कुछ सोच समझ के लिया होगा। जैसे आप किसी सब्जेक्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन करी, तो आपने जो सोचा होगा ना, आप वो सच बोलो। वो जब उनका जेन्युइन नेचर दिखता है, वो मार्क्स देते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट बच्चे ढूंढ रहे हैं, वो बच्चे ढूंढ रहे हैं जो ऑनेस्ट हैं, वो बच्चे ढूंढ रहे हैं जो कॉन्फिडेंस रहते हैं, वो बच्चे ढूंढ रहे हैं जो काम रहते हैं, जो सिचुएशंस को मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आपने कोई लाइफ में डिसीजंस लिए हैं पहले, जिनके जो आप डैम में भरते हो, तो आप उसको जो आपने तब सोच के भरे लिए थे, तो आप वही बोलो उनको, जेन्युइन रीजंस। आप उनको वो मत दिखाने की कोशिश करो जो आपने सोच के नहीं भरे थे। जैसे अगर मैं कह देता कि सर मेरा मतलब मैंने अपने पेरेंट्स से वो लिया, तो उनको ये आंसर लगता कि हाँ मैंने बनाया हुआ आंसर लगता है। तो बनाए हुए आंसर्स मत दीजिए, जो जेन्युइन आंसर्स है आप वही मैक्सिमाइज करने की कोशिश करिए, और आपको उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लोगों को मिलते हैं, ऐसे फेक करने से कुछ मार्क्स कभी कभी कम भी हो जाते हैं। और एक और चीज़, एक जैसे इंटरव्यू को क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनके साथ कभी भी आर्गुमेंट में बताइए। आपको बहुत अच्छे से आर्गुमेंट करना आना चाहिए, कि ऐसे रूडली आर्गुमेंट नहीं करना है। जैसे आर्गुमेंट होते हैं, वो लोग अपना पॉइंट आपको काम हटाने की कोशिश करेंगे, आपको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करेंगे। तो आप मेक श्योर करिए कि बहुत प्यार से असर स्माइल रखिए। स्माइल करने से बहुत कुछ सॉल्व होता है। अगर कोई आर्गुमेंट चल रहा है जिसपे आपको प्रेशर डाला जा रहा है, अगर आपने कोई आंसर दिया, उसका काउंटर आर्गुमेंट आ रहा है, तो जब आंसर देने आ रहे हैं प्यारी से स्माइल करिए, ओके सर, यस यू आर राइट, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसे उनको भी ऑफेंड नहीं होता है कि बच्चे को आर्गुमेंट करना आता है, तो वो लोग आगे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, फिर आपको काउंटर आर्गुमेंट करेंगे, फिर आप कहिए यस सर यू आर राइट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर अपना पॉइंट रखिए। तो ऐसे से करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं द डी डे। अब मैं बात करूं मैंने कहाँ कहाँ मॉक्स दिए थे। बहुत सारे लोग CAPF के फ्री इंटरव्यूज भी कराते हैं, और बहुत सारे पेड भी होते हैं। अगर पेड लेना है तो उसका एक प्राइस 700-800 तक सही है, उसके आगे पेड का कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे जैसे चौधरी सर हो गए, या और भी पहले जैसे रक्षक CAPF कराता था, फिर फोरम IAS करवाता है, फिर अभी एडन IAS ने करवाए हैं। एक कबीर सर हैं, वो भी बहुत अच्छे CAPF के इंटरव्यूज कराते हैं। फिर अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप रह सकते हैं। जैसे मैंने भी अपने दोस्तों के साथ, मेरे एक दोस्त है जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं, और पुराने दोस्त हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प करी है। तो फ्रेंड सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको नए नए क्वेश्चन पूछता है, आप एक ग्रुप बना लीजिए, अपना पेयर ग्रुप बना लीजिए 5-6 लोगों का, और डेली आपस में मॉक इंटरव्यू लेते रहिए, वो भी काफ़ी हेल्प करता है। So this is the way how you can score good in interview. At the end of the day, I would like to thank DKT for providing me this platform where I can share some insights into this examination. And I would also like to thank whosoever has been helpful throughout this journey, my friends, my family, my mentors, my school teachers, whosoever has helped me in this journey. I would like to really thank them. Thank you a lot.